हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, आज ये वैकेंसी जो आई हुई है बिहार एसएससी के द्वारा, और इस वैकेंसी का नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या फिर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। ठीक है। और इसके जो वेरियस डिटेल्स हैं उस डिटेल्स को आपसे साझा करेंगे। पर इसमें जो ये वैकेंसी एक तरह से समझे कि ये स्पेशलाइज्ड वैकेंसी है, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है अन्य सभी परीक्षाओं से। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या है वैकेंसी और किस प्रकार का इसका जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया रहेगा या फिर एज एलिजिबिलिटी रहेगी और नंबर ऑफ़ वैकेंसी वगैरह जो भी डिफरेंट जो जो डिटेल्स होते हैं उन सभी डिटेल्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा जो ये कन्फ्यूजन का पार्ट है वो है आपका एलिजिबिलिटी को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए सबसे पहले कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी में आपका है आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक। ठीक है, इसे ऐसे समझें, यदि आपने बीए इन इकोनॉमिक्स किया है, ठीक है, या फिर आपने बीएससी मैथ्स किया हुआ है, या फिर आपने बीकॉम या फिर कहें कि स्टैटिस्टिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों ही शर्तों पर आप एलिजिबल हैं। इसके अलावे भी एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया हुआ है, विस्तार दिया गया है। वो किस प्रकार से है वो इस तरह से देखिए यहाँ पर। यदि इन तीनों में ऑनर्स किसी ने नहीं किया है, फिर भी पास कोर्स के तौर पर इन तीनों विषयों में से कोई एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त किया हुआ है ना, या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त किया हुआ है, तो वे सभी जो हम होंगे वे भी इस पद के योग्य होंगे। ठीक है, यानी आप अगर किसी अन्य सब्जेक्ट में मान लेते हैं आपने हिस्ट्री किया हुआ है, हिस्ट्री से ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स को सब्सिडरी के तौर पर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और इससे और अगर समझें कि फ़िज़िक्स ऑनर्स किया हुआ है लेकिन मैथ्स को सब्सिडरी के तौर पर रखा है, तो भी एलिजिबल हैं। मतलब या तो आप सब्सिडरी में ये कोई एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, या फिर आपने पास कोर्स के तौर पर, ठीक है, इन सभी में से किसी एक विषय में जो है पास कोर्स के तौर पर ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया एलिजिबिलिटी को लेकर क्लैरिटी। नेक्स्ट है आपका, इसका जो डिटेल्स है उसमें है वेतनमान स्तर। तो वेतनमान का जो स्तर है वो है आपका लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, यानी 44,900 प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंसेस जो कुछ भी होगा, तो कुल मिलाकर आप इसका जो है अभी के वर्तमान स्थिति में क्या है वो आप जो है नेट पर सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। ठीक है, वो काफ़ी विजिबल है, सभी लोगों के लिए पर्याप्त है देखने के लिए है। और इसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो है आपका 682, 682 पदों पर ये कुल वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 313 पद और वहीं पर महिला आरक्षण 110 पदों के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार से सब्सिक्वेंटली एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी या फिर बीसी वुमेन और ईडब्ल्यूएस, ये डिफरेंट जो कैटेगरी हैं उन सभी कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, और महिलाओं के लिए कुल जो वैकेंसी है क्षैतिज तौर पर आरक्षित वो 231 पद है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत 14 पद, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुल विजुअल इम्पेयर्ड है तो फिर 7, और ये जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, अब है उम्र सीमा की गणना। ये आपका उम्र सीमा की जो गणना होगी वो होगी 1 अगस्त 2024 से। ठीक है,
परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, ठीक है, यानी मैक्सिमम एज एट इस डेट पर, ठीक है, वो भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। यानी कि जो मैक्सिमम एज की गणना होगी वो आपका 1 अगस्त 2010 से होगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 ईयर्स का है ना, लेकिन इस केस में 40 ईयर्स चूँकि अनरिजर्व है तो वो एलिजिबल नहीं है इस पद के लिए, क्योंकि 37 वर्ष जो है अनारक्षित पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। लेकिन इस संदर्भ में क्या होगा कि अगर आप 40 ईयर्स के हैं तो इनएलिजिबल हो गए। लेकिन यहाँ पर एक क्लाउज है कि एक प्रावधान ऐसा किया हुआ है कि आप 1 अगस्त 2010 से गिनती जो है इसकी होगी, गणना होगी एज की, ठीक है। लेकिन वो जो सर्कुलर जो है या फिर कहें कि मेमो जो लेटर नंबर है वो आपका ये लेटर के अनुसार, ठीक है, इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अब है न्यूनतम उम्र सीमा। न्यूनतम उम्र सीमा है आपका 21 ईयर्स। अगर आप 22, 23, 21 प्लस हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जो आपका सब्सिक्वेंटली एज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका एक्सपीरियंस को लेकर, वर्क एक्सपीरियंस को लेकर, ठीक है। यानी वैसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी यहाँ पर संविदा के तौर पर कार्यरत हैं इस पद पर, यानी अन्वेषक के तौर पर या फिर इसी प्रकार के समकक्ष जो पद होंगे उस पर यदि संविदा के तौर पर कार्यरत है तो उस कार्य की गणना 31 मार्च 2025 के कट ऑफ डेट के आधार पर की जाएगी, ठीक है। यानी वर्क एक्सपीरियंस आपका यहाँ तक काउंट होगा 31 मार्च 2025 तक। इसके बाद है आपका काफ़ी सारे डिटेल्स हैं जो कि उतने रेलिवेंट नहीं है। अब है आपका चयन की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसमें 2 फेज में एग्जामिनेशन होगा, एक तो प्रीलिम्स होगा और दूसरा होगा मेंस, ठीक है। प्रीलिम्स में आपका अच्छा इसकी अधिमान्यता कैसे होगी, तो प्रीलिम्स की अधिमान्यता होगी 75 अंक के आधार पर। यदि रिटन एग्ज़ाम हो रहा है ना प्रीलिम्स का, तो 75 अंक और 5 मार्क्स फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है। 5 अंक 1 साल के लिए, एक पूर्ण साल के लिए 5 अंक। तो इस प्रकार से मैक्सिमम आपका 5 वर्षों का अंक जोड़ा जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी ने 3 वर्ष काम किया है, कोई ये वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो इनको वेटेज दिया गया है। इसलिए वेटेज दिया गया है क्योंकि वे तो कार्यरत हैं और उनकी विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए, और चूँकि वो हो सकता है कि लिखित परीक्षा में उतने दक्ष ना हो, है ना, तो उनको वेटेज देने के लिए ये यहाँ पर क्लाउज दिया गया है। 25 अंक उनको मिलेगा अगर वो 5 वर्षों की सेवा किए होंगे तो, अदरवाइज 1 साल के लिए 5 अंक मिलेगा। और रिटन एग्जामिनेशन में मैक्सिमम जो है 75 अंक का वेटेज मिलेगा, ठीक है। अब है आपका कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगा आपका 150 और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। मीडियम हिंदी और अंग्रेजी में होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी के लिए, बीसी के लिए 36.5 और ओबीसी के लिए 34%, है ना। एग्जामिनेशन फ़ी आपका 540 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व यानी जनरल, और अदर्स जो भी हैं वो देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है ना।
उसके बाद परीक्षा की प्रकृति क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा एग्जामिनेशन। इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और प्रीलिम्स होगा ओनली इन द केस व्हेन 40,000 एप्लीकेंट्स, है ना। अगर 40,000 से अधिक आवेदक हो जाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, और प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग, ये तीन सेक्शन से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, पीडीएफ में आप देख सकते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी आपका टेलीग्राम में दिया हुआ है, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब है आपका इसके बाद 5 गुना 5 टाइम्स को कॉल किया जाएगा, तो जितना भी होता है उतना आपका यहाँ पर कॉल किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा जो कि हिंदी है, दूसरा मुख्य पत्र होगा जो कि एज इट इज है आपका प्रीलिम्स के सिलेबस के आधार पर, ठीक है। तो यानी प्रीलिम्स को ही दोहरा के फिर से उसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर मेरिट बनेगा, ठीक है। आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ राज्य के स्थानीय निवासी को मिलेगा, ये सभी जानते हैं, और इसके अलावे कुछ अतिरिक्त ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आप लोगों को ना समझ में आए, है ना। तो मुख्य रूप से ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको अनिवार्य रूप से जाननी चाहिए इस परीक्षा को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर देने की प्रक्रिया में हैं तो, है ना। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भर सकते हैं ये सभी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक, और ये आपका लास्ट डेट जो है 21 अप्रैल 2025 तक है कि सबमिट कर देना है ना। और यहाँ पर फी सबमिशन के लिए ये डेट है, और यहाँ से स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ, ये एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो आपको अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक से संबंधित अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा, ठीक है। यानी अपने साथ में रखना है ना। और यदि अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा तो उसमें अपलोड भी आप करिएगा। इसके अलावे जो वर्क एक्सपीरियंस वाला है, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस जो है सिर्फ और सिर्फ निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना ही जो है वो वर्क एक्सपीरियंस को इशू करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड या फिर शो मत कीजिएगा कि हमने किसी और ऑफिस से बनवा लिया हो ऐसा वर्क एक्सपीरियंस, तो वो इररिलेवेंट होगा या फिर ये वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना है, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और बिहार एसएससी इसकी एजेंसी है जो कि इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराएगी। सबसे बड़ी बात कि लेवल 7 का पोस्ट है, तो इसके लिए आपको एफर्ट भी उसी प्रकार से लगाना होगा, है ना। चलिए, ठीक है। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट पर, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम से ज़रूर अवश्य रूप से जुड़ें। धन्यवाद।